हेलो फ्रेंड्स। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए जीओसी का लेक्चर नंबर 11 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 10। लेक्चर नंबर 10 में चर्चाएं की गई किसके बारे में? चलावयवता के बारे में। चलावयवता। चलावयवता क्या है? जब किसी sp3 संकरित कार्बन से, जिस कार्बन के पास कम से कम एक CH बॉन्ड होना चाहिए, जब किसी sp3 संकरित कार्बन जिसके पास एक CH बॉन्ड हो, उससे डायरेक्टली कोई -M ग्रुप जुड़ा हो। -M ग्रुप क्या है? जैसे मान लो CHO हो, COOH हो, NO2 हो, या C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, जिसको कीटो ग्रुप कह देते हैं आप। ये सब जुड़े होते हैं तो उस केस में क्या होता है? चलावयवता दिखाई देता है। और चलावयवता की प्रक्रिया में जो हाइड्रोजन है, sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, उसका स्थान बदल जाता है। ठीक है, उसका स्थान बदल जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है कीटो इनॉल चलावयवता। सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना था? कीटो इनॉल चलावयवता, कि जब C डबल बॉन्ड O से जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो, उसके पास एक CH बॉन्ड हो, तो उस केस में वो H बॉन्ड क्या होता है? गति करके, जैसे मान लो ऐसा ही पढ़ा था आपने, जैसे मान लो C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो, इसका कोई समीपवर्ती कार्बन हो जिसके पास H हो, मान लो यहाँ H है, चलो कार्बन के पास समीपवर्ती कार्बन sp3 संकरित हो, उसके पास H होना चाहिए। तो क्या होता है? ये H गति करके क्या होता है? इसके पास चला जाता है और ये वाला बॉन्ड यहाँ चला आता है। क्या दिखाई देगा आपको? इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई देती है। आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे ये बॉन्ड इधर चला आएगा और ये OH बन जाएगा, ये H रहेगा। इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा है और आपने ये भी पढ़ा है कीटो इनॉल चलावयवता में इनका स्थायित्व देखा जाए, कौन फॉर्म ज्यादा स्थायी होगा? कीटो फॉर्म ज्यादा स्थायी होगा कि इनॉल फॉर्म ज्यादा स्थायी होता है? तो आपने इसमें पढ़ा है कि सामान्य केस में जो कीटो फॉर्म होता है वो इनॉल फॉर्म की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है। कीटो फॉर्म इनॉल फॉर्म की तुलना में क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। और कभी कभी इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, H बॉन्ड वगैरह बन जाए तो। जब इनॉल फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्ड वगैरह बनने की क्षमताएं आती हैं, तो उस केस में इनॉल फॉर्म जो होता है वो कीटो फॉर्म की तुलना में ज्यादा स्थायी हो जाता है। और ये तभी हो सकता है, इनॉल फॉर्म कीटो फॉर्म की तुलना में सामान्य केस में ज्यादा स्थायी तभी हो सकता है जब वो डाई कीटोन्स आए हों। जब वहां क्या आए हों? डाई कीटोन्स आए हों, तो उस केस में जो है इनॉल फॉर्म, वो भी डाई कीटोन्स आने चाहिए, वो भी कहाँ? बंद श्रृंखला में साइक्लिक डाई कीटोन्स होने चाहिए, चक्रीय डाई कीटोन्स होने चाहिए। उस केस में जो होता है वहां पे क्या होता है कि जो इनॉल फॉर्म होता है वो कीटो फॉर्म की तुलना में क्या होता है? ज्यादा स्थायी होता है। और जो ये टॉपिक्स हैं जो आज आप पढ़ेंगे आज के लेक्चर में, वो आप पढ़ेंगे कार्बोधनायनों में शिफ्टिंग के बारे में। कि अभी तक आपने क्या जाना है कि कार्बोधनायनों का स्थायित्व वगैरह के विषय में पढ़ा है आपने कि कार्बोधनायन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीसीज होता है, इसमें संकरण क्या होता है? sp2 होता है, इसकी आकृति क्या होती है? त्रिकोणीय समतली होती है। यहाँ पे एक रिक्त पी कक्षक पाया जाता है। कार्बोधनायनों के विषय में आपने यही पढ़ा है ना कि कार्बोधनायन क्या होता है? अभिक्रिया मध्यवर्ती होता है, जीवन काल सूक्ष्म होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ठीक है, और संकरण sp2 होता है, आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतली। किस प्रकार से बनाते हैं? मान लीजिए आपने ऐसा बना लिया ना, आर ऐसे कर लो, R1 R2 कर लो, R कर लेंगे, फिर यहाँ पे जो है एक रिक्त पी कक्षक पाया जाता है। कहाँ? कार्बोधनायनों में। किस प्रकार से बनता है? ये एक समतल में होते हैं, ये एक ही तल में होते हैं, और जो पी कक्षक होता है इसके कहाँ होता है? लंबवत होता है, परपेंडिकुलर होता है, ऊपर नीचे होता है। एक पी कक्षक, एक लोब ऊपर रहेगा, एक लोब कहाँ रहेगा? नीचे रहता है। आप इसको इस प्रकार से भी बना सकते हैं, R1 R2 मान लीजिएगा, इस प्रकार से बना सकते हैं। ये भी कौन सी आकृति है? त्रिकोणीय समतली होती है, और यहाँ पे धनावेश रखना। तो ये जो है कार्बोधनायनों के विषय में है। यहाँ पे एक रिक्त पी कक्षक पाया जाता है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और अगर इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप हो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। देखो ध्यान से, आपको एक फुल फॉर्म जानना है। एक होता है ना
ईडीजी। जो प्लस आई समूह नहीं, प्लस आई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजने वाले समूह, उनको आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन का दान करे। हाँ ठीक है, ये आप उसको लिख सकते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप। एक होता है ईआरजी। ईआरजी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कौन सा ग्रुप भाई, रिलीजिंग, रिलीज करे, जो इलेक्ट्रॉन को देखो, चाहे ईडीजी लिखा हो चाहे ईआरजी लिखा हो, रिलीज का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को भेजना होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो सकता है, या रिपेलिंग भी कहा जाता है, प्रतिकर्षित करना, रिपेल करना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिपेलिंग ग्रुप। ये ग्रुप क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन भेजेंगे और इलेक्ट्रॉन भेजकर कार्बन धनायनों के स्थायित्व को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चाहे ईडीजी लिखा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन दाता समूह, हिंदी नाम होगा इलेक्ट्रॉन दाता समूह, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, ठीक है, या आप बोल सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाले समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह। चाहे इलेक्ट्रॉन दाता समूह लिखा हो चाहे इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित समूह, ये सब क्या करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे वो कार्बन धनायनों के स्थायित्व को बढ़ाएंगे, कार्बन धनायनों के स्थायित्व को बढ़ाते हैं। वही क्या है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप, उसको बोलते हैं ईडब्ल्यूजी। इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, या ईएजी भी कह सकते हैं आप लोग। ठीक है, ध्यान दें आप लोग, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, विदड्रा का मतलब होता है खींचना, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ठीक है, या आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप ना, अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विदड्रा का मतलब क्या है, खींचना है, आप हिंदी क्या सकते हैं, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, इसका हिंदी लिख लेंगे आप लोग। विदड्रा का मतलब खींचना, जानते रहो, तो होता नहीं विदड्रॉल करते हैं, हाँ तो वही होता है खींचना अपने में। हाँ, तो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले समूह, या इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले समूह, दोनों का मतलब खींचना होता है। तो अगर कार्बन धनायन है, अगर वहां पे ये ग्रुप है, ईडीजी हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या ईआरजी हो, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग या रिपेलिंग ग्रुप हो, ये सब उसके जो है कार्बन धनायन के स्थायित्व को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन को भेज के बढ़ाएंगे। जो प्लस आई समूह है, प्लस एम समूह है, ये सब इलेक्ट्रॉन भेजते ही भेजते हैं। प्लस एम समूह का काम भी होता है इलेक्ट्रॉन भेजना, लोन पेयर्स वगैरह रहते हैं। प्लस आई समूह का भी काम भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भेजना। तो ये सब ग्रुप क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के स्थायित्व कार्बन धनायन के स्थायित्व को बढ़ाएंगे। ज्यादा कौन बढ़ाएगा, प्लस एम की प्लस आई, प्लस एम बढ़ाएगा, प्लस एम वाला ज्यादा बढ़ाएगा ना। मीसोमेरिक जो है वो इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अगर खींचने वाली बात करें, तो ये माइनस आई माइनस एम, ये सब इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप है। ये सब ईडब्ल्यूजी कह सकते हैं या ईडीजी कह सकते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉन को जो है ईएजी, भाई ईएजी है। ये सब इलेक्ट्रॉन कार्बन धनायन के स्थायित्व को कम करते हैं, कैसे, इलेक्ट्रॉन को खींचकर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, कार्बन धनायन के स्थायित्व को घटाते हैं। ये स्थायित्व को क्या करते हैं भाई, घटाते हैं। अच्छा, आप देखिए ध्यान से, अभी आपको पढ़ाया जाएगा शिफ्टिंग,
कार्बोधनायनों में शिफ्टिंग की बात करें, जो कार्बोधनायन है एक अभिक्रिया मध्यवर्ती बीच में बनता है, यानी कि अब देखो, अब अभिकारक और उत्पाद के मध्य में यही बनता है ना, कार्बोधनायन बनेगा। अब कार्बोधनायन जब बनता है उसके बाद मिलना है क्या, उत्पाद। कार्बोधनायन वगैरह बन गए मान लीजिए, या अभिक्रिया मध्यवर्ती बन गया, इसके बाद क्या बनना होता है, उत्पाद का बनना होता है। कभी कभी क्या होता है, कार्बोधनायनों में शिफ्टिंग होती है। शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि कार्बोधनायन, देखो शिफ्टिंग की परिभाषा ये है कि अगर कार्बोधनायन जिस कार्बन पे प्लस चार्ज है उससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन हो, उससे उस कार्बन के किसी समूह का या परमाणु का कार्बोधनायन के कार्बन की ओर स्थानांतरित हो जाना, इसे क्या बोलेंगे आप, शिफ्टिंग। अब बदले में क्या होता है, जैसे कार्बोधनायन का मतलब है कि कार्बन पे धनावेश है, कार्बोधनायन के पास उपस्थित अगर समीपवर्ती कोई कार्बन हो, उसके पास ग्रुप्स हो या परमाणु हो, अगर वो परमाणु या ग्रुप वो कार्बोधनायन के कार्बन की ओर चले जाएं, अब बदले में क्या होगा, जो धनावेश नहीं वो जहां से ग्रुप आए हैं वहां चला जाएगा, ये शिफ्टिंग है। इससे क्या होता है, इससे होता है कि कार्बोधनायनों का स्थायित्व बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, कार्बोधनायनों का स्थायित्व बढ़ जाता है। और शिफ्टिंग तभी कराना ही है आपको, शिफ्टिंग तभी होगा जब कार्बोधनायनों के स्थायित्व बढ़ने का चांस, ऐसा बोले आप, जब कार्बोधनायनों के स्थायित्व जो है ये बढ़ने का चांस होता है तो उस केस में शिफ्टिंग होता है। ऐसा नहीं कि मनमानी शिफ्टिंग करा लेंगे आप। यही आपको जानना है कि शिफ्टिंग कब करानी है और कब नहीं करानी। सबसे बड़ी बात आपको बता दिया जाए, जैसे जो मेथिल CH3+, इससे पहली बात कोई कार्बन लगा है नहीं तो यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगा। ये कार्बोधनायन है, इससे जुड़ा हुआ कोई कार्बन है नहीं, तो कहाँ ग्रुप आएंगे, कहाँ जाएंगे, यहाँ शिफ्टिंग नहीं होगा। और एक बात बता दें आपको हम कि जैसे देखो, अगर मान लो ये CH3 आ जाए और ये आ जाए CH2+, क्या यहाँ पे शिफ्टिंग होगा? देखो शिफ्टिंग जब होता है, सुनो पहले, शिफ्टिंग तभी कराना है जब स्थायित्व बढ़ने का चांस हो। और कार्बोधनायनों के स्थायित्व के विषय में आप जानते हैं कि 3rd डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, 2nd डिग्री उससे कम, 1st डिग्री उससे कम, सबसे कम मिथिल वगैरह होता है। ये सभी बात आप जानते हैं ना यार, कार्बोधनायनों के विषय में कुछ बातें आप जानते रहिए कि 3rd डिग्री ज्यादा स्थायी होता है, उससे कम 2nd डिग्री उससे कम, 1st डिग्री, फिर ये मेथिल वगैरह होते हैं, ये सब जानते हैं आप। तो जब देखो, जब और ज्यादा स्थायी होने का चांस हो तब शिफ्टिंग कराना है। कार्बोधनायन के और ज्यादा स्थायी होने का चांस हो तब कराना है क्या, शिफ्टिंग। जैसे मान लो इस कार्बन प्लस है, इससे समीपवर्ती कार्बन, इसके पास H वगैरह है, शिफ्टिंग वही होता है कि ये परमाणु वगैरह या परमाणु समूह वगैरह चले जाते हैं इसके पास। आप इमेजिन करें, थोड़ा पहले सोचो कि अगर यहाँ का H इसके पास चला जाए तो बदले में ये प्लस यहाँ आएगा, ऐसा नहीं कि वैसे प्लस वहां पड़ा रहेगा। तो कार्बन के पास प्लस, प्लस का मतलब 3 ही इलेक्ट्रॉन है, ये भी तो समझना पड़ेगा आपको। कार्बन प्लस है ना, प्लस का मतलब 4 होता है सामान्य केस, प्लस का मतलब 3 ही है, और इसने 3 बॉन्ड बनाया है। अगले H से कैसे बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, प्लस वहां जाएगा तब उसका 4 इलेक्ट्रॉन पूरा रहेगा, अब बॉन्ड बनेगा। समझ पा रहे हो? तो वही होता है कि यहां से H यहाँ जाएगा, H इधर जाएगा, प्लस यहाँ आएगा, फिर वही मिलेगा आपको। देखो ऐसे पे 1st डिग्री कार्बोधनायन है कि नहीं, 1st डिग्री कार्बोधनायन। अगर शिफ्टिंग हो जाए H का, H शिफ्ट कर जाए तो H यहाँ चला आएगा और प्लस वहां चला जाएगा, तो वहां प्लस मिलेगा। मान लो ऐसा मान ही लो यार कि CH प्लस मिलेगा, CH3 हो जाएगा अब ना, CH2H, ये भी 1st डिग्री का है, ये भी कार्बोधनायन 1st डिग्री का था, ये भी कौन से डिग्री का है, 1st डिग्री का। यहाँ शिफ्टिंग नहीं कराना। और अधिक स्थायी हुआ क्या, नहीं, भाई वही स्थायित्व है उसका। जब और ज्यादा स्थायी होने का चांस हो, कार्बोधनायन के और अधिक स्थायी होने के चांसेस हो, तब क्या करानी है, शिफ्टिंग करानी है। जैसे एग्जांपल देखो एक, जैसे मान लो ऐसा कुछ आ जाए, थोड़ा एक बार पढ़ ले तो इसके बाद मैं एग्जांपल देता हूं आपको ना, नहीं तो इसको मिटा दें आप थोड़ा सा। जैसे ऐसा कुछ आ जाए, देखो अब इसकी चर्चा मैं फिर से करूंगा, पहले समझा लो कि शिफ्टिंग में होता क्या है।
या शिफ्टिंग कब कराना है, सबसे बड़ी बात। देखो जैसे अब देखो ये इस पर प्लस है, ये कार्बन धनायन है, इसके पास इसके समीपवर्ती कार्बन के पास ग्रुप्स हैं CH3 मेथिल मेथिल है। उसमें क्या होता है पता है, जैसे मान लो अब ये फर्स्ट डिग्री का है, ध्यान दिया, ये कार्बन धनायन फर्स्ट डिग्री का है। मान लो अगर ये मेथिल यहां चला जाए और प्लस यहां चलाएगा, तो ये सोच समझना है कि मान लो किसी तरीके से मेथिल यहां चला जाए, प्लस यहां चला जाए, चलो बना ही ले, तो क्या होगा कि मान लो हाँ कि CH3 C ऐसे प्लस आ जाएगा, फिर ये CH3 हो जाएगा, फिर ये CH2 है, CH2 के पास कौन जाके जुड़ेगा, इसी कार्बन के पास CH3 आएगा, कोई भी CH3 चला जाए। अभी देखो ये था क्या, फर्स्ट डिग्री का कार्बन धनायन था, फर्स्ट डिग्री का था, लेकिन जब प्लस यहां आया तो किस डिग्री का हो गया, थर्ड डिग्री का। थर्ड डिग्री का हुआ कि नहीं, तो यहां शिफ्टिंग हुआ, क्योंकि थर्ड डिग्री का कार्बन धनायन ज्यादा स्थायी होता है, फर्स्ट डिग्री वाला क्या होता है, कम स्थायी। तो जब कभी भी कार्बन धनायन के और अधिक स्थायी होने का चांस हो तो क्या होता है, शिफ्टिंग होता है। शिफ्टिंग क्या होता है, कार्बन धनायन के समीपवर्ती कार्बन से कोई परमाणु या समूह गति कर जाते हैं कार्बन धनायन की ओर, अब बदले में प्लस चार्ज, प्लस जो धनावेश है, जहां से जिस कार्बन से परमाणु या परमाणु समूह जाते हैं उस पर चला आता है। यही होता है ना कि शिफ्टिंग में होगा क्या कि कार्बन धनायन के समीपवर्ती कार्बन से कोई परमाणु या समूह उसकी तरफ चले जाएंगे, अब बदले में क्या होगा, ये प्लस कहां चला जाएगा, उस कार्बन की तरफ चला जाएगा। समझ पा रहे हैं, अभी तो मैंने इसे सीधा बता दिया है, अभी इसका बताऊंगा बीच में कैसे कैसे होता है, ये पहले क्या होता है क्या नहीं, वो सब चीजें बताई जाएंगी, लेकिन अभी आपको ऐसा थोड़ा जानना है, ठीक है। अब शिफ्टिंग क्या होता है, जरूरी है मेथिल जाए, देखो अगर मेथिल जाएगा तो मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, वही है कि देखो अगर मेथिल जाएगा, मेथिल मतलब वही एल्किल वाला, मेथिल एथिल ये सब एल्किल समूह है कि नहीं, जो आपके मेथिल है, एथिल है, आइसोप्रोपिल, टर्शियरी, ब्यूटिल, ये सब कौन से समूह है, एल्किल समूह, तो उनको एल्किल समूह, एल्किल शिफ्ट बोला गया है, एल्किल समूह। और इसको 1 2 क्यों कहा गया है, आप इस कार्बन को 1 मान लेंगे, मतलब ऐसा मान लो, नहीं ऐसा मान लेंगे, इसको 1 मानना है, इसको 2 मान लेना है, कि जो मेथिल ग्रुप था 1 से कहां चला गया, हाँ ऐसा मान लिया आप, इसको फर्स्ट नंबर दे दीजिए, इसको सेकेंड नंबर, तो मेथिल ग्रुप पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पे चला गया, तो इसको बोला गया 1 से, हाँ 1 2 शिफ्ट, क्या बोलेंगे आप, 1 2 शिफ्ट, 1 3 शिफ्ट नहीं होता है, 1 2 शिफ्ट होता है। हाँ ये 1 2 शिफ्ट बार बार हो सकता है, जैसे एक ही स्पीसीज में बार बार 1 2 शिफ्ट हो सकता है, जब तक स्थायित्व बढ़ती रहेगी शिफ्टिंग तब तक हो सकता है, ठीक है। जब तक स्थायित्व होने का चांस रहेगा, बढ़ता रहेगा स्थायित्व, तब तक शिफ्टिंग होता रहेगा। तो आप इसको पढ़ ले, फिर मैं थोड़ा सा, अब देखो ध्यान से, शिफ्टिंग की परिभाषा है कि कार्बन धनायनों में शिफ्टिंग या माइग्रेशन भी कहा जाता है, गति करना, समझो स्थानांतरण या गति करना। क्या है, कार्बन धनायन से समीपवर्ती कार्बन से जुड़े परमाणु या समूहों का कार्बन धनायन की ओर स्थानांतरण क्या कहलाता है, शिफ्टिंग कहलाता है या माइग्रेशन कहलाता है। शिफ्टिंग के द्वारा क्या होता है, कार्बन धनायनों का स्थायित्व क्या होता है, बढ़ जाता है। तभी करना है शिफ्टिंग, तभी कराना जब स्थायित्व होने का चांस हो, स्थायी जो है स्थायित्व बढ़ने का चांस। और कैसे बढ़े कैसे नहीं, आपको सोच लेना है पहले ही कि हाँ यार क्या डिग्री बढ़ रहा है, अल्फाज की संख्या बढ़ रही है, ये सब बढ़ रहे हैं, तो फिर शिफ्टिंग करा देंगे। देखो शिफ्टिंग के प्रकार की बात करें तो सामान्य केस में आप क्या पढ़ेंगे, 1 2 H माइनस, इसको बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट, H माइनस शिफ्ट है, ये R माइनस 1 2 R माइनस शिफ्ट, इसको क्या बोलते हैं, 1 2 एल्काइल शिफ्ट कह सकते हैं, H माइनस को हाइड्राइड शिफ्ट कहा जाएगा। एक होता है 1 2 PH माइनस शिफ्ट, फेनिल शिफ्ट या फिनाइल शिफ्ट, जो भी कह सकते हैं आप। अब ठीक है, अब देखो एक होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड होता है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मतलब यही है शिफ्ट करने की क्षमता है, कौन फास्ट जा रहा है, शिफ्ट हो रहा है, जा रहा है, गति कर रहा है। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का मतलब यही है कि शिफ्ट होने की क्षमता, या शिफ्टिंग स्पीड कह दो, कितना फास्ट शिफ्ट हो रहा है। शिफ्ट का मतलब वही जा रहा है ना, गति कर रहा है। शिफ्ट का मतलब यही है कि एक स्थान से कहां चला जा रहा है, दूसरे स्थान पर, तो कौन फास्ट होगा, तो जो शिफ्टिंग स्पीड है, शिफ्टिंग स्पीड भी कह सकते हैं आप लोग, या माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है
वो किसके बराबर होता है? इलेक्ट्रॉन के घनत्व के बराबर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के घनत्व के समानुपाती होता है, बराबर नहीं कहेंगे आप। इलेक्ट्रॉन के घनत्व के क्या होता है? समानुपाती होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का घनत्व बढ़ेगा तो शिफ्टिंग स्पीड भी क्या होगी? बढ़ेगी। ठीक है। और तो उस हिसाब से देखो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का क्रम दिया गया, आपको क्रम दिया गया कि सबसे ज्यादा शिफ्ट कौन करता है? एच माइनस करता है। एच माइनस के शिफ्टिंग होने का चांस जो है ज्यादा होता है। इसके बाद पीएच माइनस, इसके बाद थर्ड डिग्री एल्किल समूह, इसके बाद क्या होता है? सेकेंड डिग्री एल्किल समूह, इसके बाद फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह, इसके बाद मेथाइल कह सकते हैं। तो ये शिफ्टिंग, थोड़ा सा शिफ्टिंग ऑर्डर याद रखिए आप लोग कि सबसे फास्ट कौन? एच माइनस, इसके बाद पीएच माइनस, इसके बाद थर्ड डिग्री एल्किल समूह, सेकेंड डिग्री, फिर फर्स्ट डिग्री, फिर मेथाइल या मेथिल। आप सोचेंगे कि ये भाई एच माइनस में इलेक्ट्रॉन घनत्व तो बहुत कम है, एच माइनस में इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो बहुत कम है, फिर ये फास्ट क्यों? इसमें शिफ्टिंग फास्ट क्यों हो रहा है? फास्ट देखो, शिफ्टिंग फास्ट होने का रीजन ये कि इसका साइज छोटा हो। फास्ट छोटा भी है साइज ना इसका, इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा तो नहीं है एच माइनस में, लेकिन इस साइज छोटा है इसका। साइज छोटा होने पर भी फास्ट जाएगा, फास्ट मूवमेंट होता है। तो थोड़ा सा आप लोग जो है नॉर्मली एक दिया गया है कि शिफ्टिंग स्पीड बताएगी कि कौन ज्यादा शिफ्ट करेगा, कौन स्लो शिफ्ट करेगा। तो उसके विषय में यहाँ लिखा गया है ना कि हल्का होने के कारण जो है, हाँ, हल्का होने के कारण जो है जो एच माइनस होता है वो क्या करता है? हाँ, फास्ट जो है फास्ट शिफ्ट करता है, तीव्रता से गति करता है। ठीक है, इसको लिखो, फिर मैं एग्जांपल देता हूँ। अच्छा देखिए ध्यान से आप लोग, अभी आपने शिफ्टिंग के विषय में पढ़ा है ना, शिफ्टिंग कि देखो ध्यान से, अगर कार्बन आयनों में शिफ्टिंग करवाना है तो कब करवाएंगे आप? कार्बन आयन अगर बनते हैं तो वहां शिफ्टिंग होने की संभावना होती है। शिफ्टिंग होने की संभावना का मतलब क्या है कि कार्बन आयन के समीपवर्ती कार्बन से कोई परमाणु या समूह कार्बन आयन की ओर जा सकता है, जाने की संभावना होती है। ये कब होगी? जब कार्बन आयन के और अधिक स्थायी होने की संभावना हो। शिफ्टिंग तभी होगी जब शिफ्टिंग के द्वारा कार्बन आयन के और अधिक स्थायी होने की संभावना हो। कार्बन आयन कब ज्यादा स्थायी होगा? मान लो फर्स्ट डिग्री के कार्बन आयन है, अगर वो सेकेंड डिग्री के कार्बन आयन में परिवर्तित हो जाए तो ज्यादा स्थायी होगा, तो वहां शिफ्टिंग करा सकते हैं आप। ठीक है, और मान लो सेकेंड डिग्री का है, वो थर्ड डिग्री में कन्वर्ट होना चाहे तो भी क्या हो सकता है? शिफ्टिंग हो सकता है। अब शिफ्टिंग में क्या होता है कि हाइड्राइड शिफ्ट हो सकता है, मिथिल शिफ्ट हो सकता है, फेनिल शिफ्ट हो सकता है। तो ये शिफ्टिंग के टाइप्स हैं। अच्छा देखो ध्यान से, जैसे मान लो अगर यहाँ देखा जाए, अगर यहाँ शिफ्टिंग देखें आप कि कार्बन आयनों में कुछ शिफ्टिंग देख लें कि कैसे होता है, कुछ एग्जांपल्स हैं। तो देखो ये कार्बन आयन है, ठीक है, कार्बन आयन का समीपवर्ती ये है ना, ये परमाणु है, ठीक है, इसके पास एच है, दो एच है, एक मेथिल है, समीपवर्ती कार्बन है, उसके पास दो एच है, एक मेथिल है। और ये जो कार्बन आयन है ये आपका क्या है? फर्स्ट डिग्री का कार्बन आयन है, C+ लिख सकते हैं कार्बन आयन को। अगर देखिए ध्यान से, यहां से आप जानते हैं ना शिफ्टिंग स्पीड भी आप जानते हैं कि शिफ्टिंग स्पीड किसकी अधिक होती है? सामान्य केस में एक ऑर्डर लिखाया गया है शिफ्टिंग स्पीड का, H- हाइड्राइड शिफ्ट सबसे ज्यादा होता है, इसके बाद फेनिल शिफ्ट, इसके बाद थर्ड डिग्री शिफ्ट होता है, इसके बाद सेकेंड डिग्री, इसके बाद फर्स्ट डिग्री, और लास्ट में मेथिल शिफ्ट होता है। सामान्य केस में यही क्रम होता है। इसके अपवाद भी संभव हैं, लेकिन आप इसको थोड़ा जानते रहिए कि सामान्य केस में जो शिफ्टिंग स्पीड का जो ऑर्डर है वो हाइड्राइड का सबसे अधिक होता है, उसके बाद फेनिल का, फिनाइल का, उसके बाद थर्ड डिग्री का, फिर सेकेंड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का, फिर मेथिल का। तो देखो ध्यान से, यहाँ पे मेथिल है, दो हाइड्रोजन है, तो हाइड्राइड शिफ्ट होगा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा? यहाँ से हाइड्रोजन इधर चला जाएगा और वो प्लस इधर चला आएगा, तो उससे मिलेगा क्या आपको? आपको मिलेगा सेकेंड डिग्री का कार्बन आयन। ये फर्स्ट डिग्री का कार्बन आयन है, अगर यहाँ CH यहाँ चला जाए CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3, अब प्लस यहाँ चला आएगा, ये हो जाएगा सेकेंड डिग्री का कार्बन आयन। तो ज्यादा स्थायी होगा ना फर्स्ट डिग्री से, तो यहाँ पे कराना पड़ेगा शिफ्टिंग। आप इसको 1 मान सकते हैं, इसको 2 मान सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। आप इसको लिखेंगे 1-2 हाइड्राइड
शिफ्ट। ठीक है, तो यहां क्या होगा, आप सीधा ये लिख सकते हैं, लेकिन CH3 ये आएगा CH3 ये प्लस हो जाएगा। हाँ, ये सेकेंड डिग्री का कार्बोधनायन है, सेकेंड डिग्री C+। शिफ्टिंग ये डायरेक्ट है। देखो ये डायरेक्ट नहीं बनता है, बल्कि इसके बीच में ना, इन दोनों के बीच में एक मध्यवर्ती बनता है, संक्रमण अवस्था बोल सकते हैं आप लोग। इनके बीच में, इन दोनों के बीच में एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, संक्रमण अवस्था, जो कि अस्थायी होती है, वो तुरंत ही इसमें कन्वर्ट हो जाता है। जब शिफ्टिंग होनी होती है तो ये तुरंत ये नहीं होता है, आप तुरंत ये बना दीजिएगा, लेकिन वास्तविक बता दिया जा रहा है कि वास्तव में ये मध्यवर्ती अवस्था बनती है इनके बीच में। वो क्या होती है, तो देखिए ध्यान से, वो कैसे होता है। वो बनता है CH3 CH ना, ध्यान दें, फिर ये CH2 है। ये जो जिस H का शिफ्ट होना है वो H दोनों के बीच में से जुड़ा हुआ रहता है, और जो प्लस चार्ज है आप इसको ऐसे लिख दीजिएगा, ये प्लस चार्ज ऐसे लिख दो। आप चाहें तो प्लस चार्ज यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ लिख दिया जाए प्लस चार्ज। ये जो है इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड, सुनो ध्यान से, देखो ये वाला बॉन्ड पहले से था, और ये वाला बॉन्ड नया बनने वाला है, क्योंकि ये बनने वाला है ना उसके साथ। तो यही हो रहा है कि इसमें दिखाया जाता है कि पुराना बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। हाँ, आप लिख सकते हैं कि ये पुराने आबंध का टूटना दिखा रहा है, पुराने आबंध का टूटना दिखाया जा रहा है। और ये क्या दिखा रहा है, नए आबंध का बनना। फिर अंत में क्या होता है, ये इधर चला जाता है, प्लस चार्ज कहाँ चला जाता है। ये एक संक्रमण अवस्था है, अस्थायी बनती है। ठीक है, नए आबंध का निर्माण। ठीक है, तो ये क्या है, लिख सकते हैं आप लोग, ये क्या, कौन सी अवस्था है भाई, अस्थायी, अस्थायी संक्रमण अवस्था, या मध्यवर्ती बोल सकते हैं, इन दोनों के बीच में बना है, मध्यवर्ती बोल सकते हैं, संक्रमण अवस्था या मध्यवर्ती बोल सकते हैं। अच्छा, मान लो अगर यहां दिखाना हो, इन दोनों की बात ही कर रहा हूं मैं, मान लो यहां दिखाना हो, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो, तो H है मेथिल है, कौन शिफ्ट करेगा, H ही करना है, क्योंकि H की शिफ्टिंग स्पीड मेथिल वगैरह से ज्यादा होती है। तो क्या करेंगे आप, तो देखो मध्यवर्ती बना के तब उसको बनाओ। सही है, सही तरीका यही है कि मध्यवर्ती बनाकर फिर इसको बनाया, नहीं तो आप डायरेक्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको जानते रहो कि ये बन भी बनता है। ठीक है, मैकेनिज्म के केस में, क्रिया विधि के केस में इसको भी दिखाया जा सकता है, दिखाया जाता है। अब देखो ध्यान से, यहाँ क्या होगा, वही हाल होगा ना, क्या मिलेगा आपको, CH3 मिलेगा। CH3 कर लें, CH3 के ऊपर कर लो, क्या दिक्कत है, CH3 ऊपर, फिर ये क्या होगा, ये CH2 होगा, जो H होगा ये इन दोनों के बीच में रहेगा, और प्लस चार्ज H पे दिखा दें आप। पूरा ये पुराना बॉन्ड है, H का पुराना बॉन्ड है, पहले इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ था, ये ब्रेक होने वाला है, और ये नया बॉन्ड बन रहा है। अंत में क्या होगा, ये पूरा बॉन्ड ब्रेक, ये वाला बॉन्ड पूरा ब्रेक हो जाएगा, और इसके साथ पूरी तरीके से जुड़ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ना, देखो ध्यान से, इसमें आप यही है ना कि ये मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड इधर ब्रेक होगा तो इधर आएगा माइनस, इधर क्या आ जाएगा प्लस, ऐसा समझ भी सकते हैं आप। ठीक है, तो यही हाल होगा कि आगे चल के ये मिलेगा आपको CH3 C, इस पे प्लस आ जाएगा, फिर CH3, फिर ये क्या मिलेगा, ये CH3 हो जाएगा, H मिलेगा तो CH3 हो जाएगा। ये आपका कौन सा था, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बोधनायन था, और ये कौन सा है भाई, हाँ थर्ड डिग्री का कार्बोधनायन। ये क्या है, ये कम स्थायी है, इसको लिख सकते हैं आप लोग, ये कम स्थायी है, और ये क्या है, अधिक स्थायी है, अधिक स्थायी। ठीक है, ऐसे यहां भी लिख सकते हैं आप लोग, ये कम स्थायी है, और ये क्या है आपका, अधिक स्थायी। समझ पा रहे हैं आप लोग, लिख लो फटाफट, ये दोनों भी कराइए, अच्छा करा सकते इस तरीके से।
अच्छा देखिए ध्यान से, ये एग्जांपल्स है ना, ये आपका क्या है, देखो ये 3 मेथिल शिफ्ट होने के लिए तैयार है, शिफ्टिंग कराना है आपको ना। क्यों कराएंगे भाई? क्योंकि अगर देखो मेथिल यहाँ चला जाए, अभी ये फर्स्ट डिग्री के कार्बोथेनायन है, अगर मेथिल यहाँ चला जाए तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ मिलेगा, इसको नहीं देखना भैया, कोई हट गया है। प्लस चार्ज यहाँ चला आएगा ना, अब ये मिलेगा आपको थर्ड डिग्री का कार्बोथेनायन। अभी क्या मिलेगा आपको? थर्ड डिग्री का कार्बोथेनायन। अब ये फर्स्ट डिग्री का है, थर्ड डिग्री का मिलेगा, तो थर्ड डिग्री का जो कार्बोथेनायन होता है वो फर्स्ट डिग्री की तुलना में ज्यादा स्थायी होता है, इसलिए आपको यहाँ शिफ्टिंग कराना है। और आप बोल सकते हैं 1 to मेथिल शिफ्ट, आप इसको 1 मान लीजिएगा कि इस कार्बन से जहां से मेथिल जाएगा उसको 1 मान लो, इसको 2 मान लीजिए। आप सीधा भी करा सकते हैं डायरेक्ट चाहो तो। ट्रांजिशन स्टेट हालांकि मैं बना दे रहा हूं, तो देखो क्या होगा, आप किसी भी मेथिल करा सकते हैं, ऐसा नहीं, तीनों ग्रुप सेम है, किसी का भी करा सकते हैं। तो आपको मिलेगा क्या? CH3 CH3 मिलेगा, और यहाँ जो है CH2 मिलेगा, CH3 ग्रुप एक पॉजिटिव चार्ज के साथ, दोनों के बीच में ये पुराना बॉन्ड है जो कि ब्रेक होने वाला है, और एक नया बॉन्ड है जो कि बनने वाला है। आगे चल के क्या होगा, ये ट्रांजिशन स्टेट है, संक्रमण अवस्था है, अस्थायी होता है। आप इसको लिख सकते हैं ना, ये अस्थायी है। आगे चल के ये उधर चला जाएगा, आपको मिलेगा क्या? CH3 CH3 C पे प्लस मिलेगा, फिर ये मिलेगा CH2 CH3 CH2 CH3, ये क्या मिलेगा आपको? थर्ड डिग्री कार्बोथेनायन। ये कम स्थायी था, ये फर्स्ट डिग्री का कार्बोथेनायन था, ये कम स्थायी है, और ये क्या है? अधिक स्थायी होगा, अधिक स्थायी। आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? 1 to मेथिल शिफ्ट, 1 to मेथिल शिफ्ट। अब देखो अगर 2 मेथिल हो और एक एथिल हो, एथिल आपका फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह, जो एथिल होता है वो फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह, तो एथिल का शिफ्टिंग क्रम जो है, शिफ्टिंग कह सकते हैं ना, शिफ्टिंग स्पीड मेथिल से ज्यादा होता है, तो यहाँ पे एथिल फास्ट शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग कराएंगे आप सीधा भी करा सकते हैं, सीधा ही बनाओ, चलो मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, सीधा शिफ्टिंग करा रहा हूँ। आप क्या लिखेंगे? 1 to एथिल शिफ्ट, 1 to एथिल शिफ्ट, क्या लिखेंगे आप? CH3, और ये CH3 रहेगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये मिलेगा CH2, इधर CH2 CH3, ये क्या मिलेगा आपको? ये फर्स्ट डिग्री कार्बोथेनायन है, फर्स्ट डिग्री कार्बोथेनायन, ये आपको मिलेगा थर्ड डिग्री कार्बोथेनायन, ये कम स्थायी है, और ये क्या मिलेगा? अधिक स्थायी मिलेगा, अधिक स्थायी, ठीक है। अगर मान लो, ध्यान दो, ऐसा कुछ आ जाए आपको, CH3 मिल जाए, एक तरफ आपको मिल जाए एथिल, ध्यान दें आप लोग, एक तरफ एथिल ET लिखा हो, एथिल को ET लिख सकते हैं आप लोग, और आइसोप्रोपिल ना IPR लिखा हो, और फिर उसके समीपवर्ती कार्बन पर क्या हो? पॉजिटिव चार्ज हो। अब तीनों में शिफ्ट कराना हो, मान लीजिए, कौन सा शिफ्ट करेगा, कौन सा समूह शिफ्ट करेगा? तो देखिए ध्यान से, जो आइसोप्रोपिल होगा ना, हाँ ये देखो, ये मेथिल है, ये एथिल है, और ये आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल को ऐसा लिख सकते हैं आप लोग कि CH3 CH3, ये आपका सेकेंड डिग्री एल्किल समूह है ना, ये इसको आप एल्किल मान लो, एल्किल जो है कि जो जुड़ा हुआ है, इसको आप एल्किल मान लेंगे, ये सेकेंड डिग्री, दो कार्बन जुड़े हुए हैं, सेकेंड डिग्री मान लेंगे। आप इसको फर्स्ट डिग्री क्यों मानते हैं? क्योंकि यहाँ पे ये कार्बन है, इसके साथ में एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो आप इसको फर्स्ट डिग्री मान लेते हैं। ये फर्स्ट डिग्री एल्किल समूह है, ये कौन सा है? सेकेंड डिग्री। तो ये मेथिल है, ये एथिल है, आइसोप्रोपिल है, तो इसका शिफ्टिंग ज्यादा होगा, ठीक है। आपको क्या मिलेगा? आप लिख सकते हैं आप लोग 1 to
आइसोप्रोपिल शिफ्ट या आईपीआर शिफ्ट लिख सकते हैं, आईपीआर पे माइनस कर देंगे शिफ्ट। मिलेगा क्या आपको? आपको मिलेगा CH3, ET रहना है, उधर क्या चलेगा CH2, चाहे ग्रुप बना दो, आपका इच्छा हो ग्रुप बना दो, चाहे शॉर्ट में, हाँ संक्षिप्त रूप भी लिख सकते हैं आप। समझ पा रहे? ये आपका क्या है, फर्स्ट डिग्री के कार्बोधनायन है, और ये कौन सा है भाई, थर्ड डिग्री का कार्बोधनायन है। ये क्या है, कम स्थायी है, ये कम स्थायी है, और ये क्या है, अधिक स्थायी है। ठीक है, अधिक स्थायी। अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए एक और देखें, अगर आपके पास मेथिल या मई लिखा हो, ठीक है, या एक तरफ ऐसा लिखा हो, एक तरफ एथिल लिखा हो, एक तरफ आइसोप्रोपिल लिखा हो, एक तरफ टर्शियरी ब्यूटिल लिखा हो, और उसका समीपवर्ती कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज हो, फिर किसको शिफ्ट कराना है आपको? देखो ये आपका फर्स्ट डिग्री का एल्किल समूह है, एथिल फर्स्ट डिग्री का होता है एल्किल समूह, ये आपका सेकेंड डिग्री का है, और ये कौन सा है, थर्ड डिग्री का है। तो कौन फास्ट शिफ्ट करेगा, थर्ड डिग्री वाला। यही ऑर्डर लिखवाया गया आपको कि तीनों में जब कंफ्यूज हो तो फिर आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो इसका शिफ्टिंग फास्ट होगा। और टर्शियरी ब्यूटिल का आपको याद भी होना चाहिए कैसे बनता है। टर्शियरी ब्यूटिल ऐसे होता है ना, CH3 और यहाँ भी CH3, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हैं, CH3 में इधर कर दे रहा हूँ भाई, कार्बन होगा उसके पास 3 CH3 लगे होंगे, CH3 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 ऐसे लगे रहेंगे, तो इसी का शिफ्ट होना है। तो लिख लेंगे आप लोग क्या, 1,2 टर्शियरी ब्यूटिल शिफ्ट। क्या मिलेगा आपको? आपको मिलेगा एथिल वही रहना है, आइसोप्रोपिल वही रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला आएगा। संक्रमण अवस्था बना सकते हैं आप चाहे तो, नहीं तो नहीं बनाए कोई दिक्कत नहीं। CH2, फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा, आप CH3 लगा सकते हैं, CH3 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 3 बार। ये कौन सा थर्ड डिग्री का है, थर्ड डिग्री C+ है। ये कौन सा था, ये फर्स्ट डिग्री का C+ था। ये कम स्थायी था, वो अधिक स्थायी था, इसीलिए शिफ्टिंग हुआ है। ठीक है, इसको फटाफट लिखो। अच्छा देखिए ध्यान से, कार्बोधनायनों में शिफ्टिंग के कुछ प्रश्न और दिए गए हैं आपको ना, कुछ और प्रश्न दिए गए हैं सॉल्व करने के लिए। इनमें शिफ्टिंग कैसे कराना है। मान लीजिए शिफ्टिंग के लिए आपके पास क्या हो, आपके पास H हो, हाइड्रोजन हो, हाइड्राइड शिफ्ट कराना हो, मिथाइल शिफ्ट कराना हो, और फेनिल शिफ्ट, इन तीनों में भी शिफ्ट होने के चांसेस हो, तो बताइए शिफ्ट किसमें बढ़िया होगा, हाइड्राइड। हाँ, हाइड्राइड शिफ्ट थोड़ा तीव्रता से होता है, आसानी से होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, आप इसको 1 मान लें, इसको 1, इसको 2 मान लें। क्या कराएंगे, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। ठीक है, इसमें होगा क्या, हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज इधर चला जाएगा। आपको मिलेगा क्या, CH3, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, H वहां जाएगा तो वो CH2 और CH3 हो जाएगा, और ये PH रहेगा। ये आपका क्या है, ये आपका फर्स्ट डिग्री C+ से कार्बोधनायन है, और ये कौन सा है, थर्ड डिग्री C+ है, कार्बोधनायन है। और जो ये नहीं, ये आप इसको तो चाहे तो C6H5 लिख सकते हैं, जो पीएच है आप इसको क्या लिख सकते हैं, C6H5, या आप इसको बना सकते हैं ऐसे, इस प्रकार से बना सकते हैं, बेंजीन रिंग की तरह बना सकते हैं, यही बना सकते हैं। देखो ध्यान से, आप इसको या तो C6H5 लिख सकते हैं, उसके साथ जोड़ देंगे आप, या तो आप इसको बेंजीन रिंग बना के जोड़ देंगे। भाई हर कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, अब बेंजीन रिंग के विषय में जानते हैं ना, प्रत्येक कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, C6H6 फार्मूला होता है।
ठीक है। लेकिन जब वो किसी के साथ जुड़ेगा तो वहां एच फिर कहाँ रहेगा, फिर C6CH5 हो जाएगा, H 5 हो जाएगा। कार्बन तो 6 रहेंगे, H की संख्या 5 हो जाएगी। तो आप इसको बना सकते हैं, चाहे PH लिख सकते हैं, चाहे C6CH5 लिख सकते हैं। ये फेनिल को दिखाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अच्छा ये मेथिल मेथिल फेनिल है, तो इन तीनों में शिफ्टिंग का ऑर्डर क्या होता है, फेनिल फास्ट शिफ्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, 1 2 फेनिल शिफ्ट होगा, 1 2 फेनिल शिफ्ट। तो इससे क्या होगा, ये इधर चला जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके हाँ पर उसके स्थान पर चला आएगा, यहाँ से पीएच जाएगा, आपको मिलेगा CH3, फिर यहाँ CH3, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, और यहाँ CH2, इसके साथ में पीएच लगा सकते हैं आप। ये आपका फर्स्ट डिग्री है, वो थर्ड डिग्री है। अब यहाँ बात करें, देखिए यहाँ पे एथिल भी शिफ्ट के लिए तैयार है, एथिल है, मेथिल है और फेनिल है। तो फेनिल का ज्यादा होगा। ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले क्या होता है, हाइड्राइड का शिफ्ट होता है सबसे अधिक सामान्य केस में, उसके बाद फेनिल का होता है, फिर थर्ड डिग्री का, फिर सेकेंड डिग्री का, फिर फर्स्ट डिग्री का, फिर मेथिल का, सामान्य क्रम है। तो यहाँ पे फेनिल का शिफ्ट होगा, क्या लिखेंगे, 1 2 फेनिल शिफ्ट। अब यहाँ से इधर चला जाएगा, आपको मिलेगा CH3, और यहाँ एथिल, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, CH2PH मिलेगा। अब देखिए ये थोड़ा सा है, ध्यान दें आप लोग, यहाँ पे 2 बेंजीन रिंग बनाया हुआ है, आप इसको C6H5 लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या लिखा है, ये बेंजीन के साथ में नाइट्रो जोड़ा हुआ है। आपने ये लिखा है जो शिफ्टिंग होता है, आपने लिखा था शिफ्टिंग जो है वो इलेक्ट्रॉन के घनत्व के समानुपाती होता है। सामान्य केस में कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व जितना अधिक होता है, शिफ्टिंग उतना ही फास्ट होता है। ये चीज आप लिखा है, आपने लिखा है ना, शिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन की घनत्व पर डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होगा तो शिफ्टिंग ज्यादा हो। तो मान लीजिए आपको दिया हो बेंजीन के साथ में NO2 दिया हो, फिर ये बेंजीन दोनों ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप सेम है, या तो आप इन दोनों में से किसी एक का शिफ्ट कराएं या तो इसका शिफ्ट कराएं। आप ध्यान दीजिए, हाँ NO2 का नहीं, ये पूरा ग्रुप शिफ्ट करेगा। ध्यान दें आप, जो NO2 होता है वो -M समूह है ना, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व तो कम हो जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन घनत्व तो क्या रहेगा, कम। और यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप है नहीं जो इलेक्ट्रॉन खींचे, ध्यान दें आप, यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को खींचे, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है। तो यहाँ पे लिख लेंगे क्या, यहाँ पे कम इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व है, और इन दोनों में वही है, अधिक, इसकी तुलना में अधिक इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो ये इन दोनों में से कोई एक शिफ्ट करेगा, ये नहीं करेगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ फेनिल लिख सकते हो, या एरिल भी लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आप लिख सकते हैं 1 2 फेनिल शिफ्ट, या 1 2 एरिल शिफ्ट कह सकते हैं। एरोमेटिक दिख रहा है ना आपको, एरोमेटिक है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक होता है, तो 1 2 एरिल शिफ्ट भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो यहां से जो है ये जाएगा ना, आपको मिलेगा क्या, इसके लिए भी एरिल लिखना है, इसके लिए भी एरिल, इसके लिए भी एरिल, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये वाला मूव करेगा ना, ये शिफ्ट करेगा, आपको ये मिलेंगे, ये NO2 रहेगा वहीं पे, ये बेंजीन NO2। फिर यहाँ से किसी एक को का शिफ्टिंग करा दें आप, तो यहाँ पे प्लस चार्ज मिल जाएगा, या मान लो नीचे से गया हो तो यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, फिर ये ग्रुप आपको मिलेंगे, फिर यहाँ क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक। इस प्रकार से शिफ्टिंग होगा भाई, इनमें से किसी एक को शिफ्ट कराना है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ देखिए, अगर मान लो इसमें देखना हो कि शिफ्टिंग कैसे होगा, तो देखो ये NO2 क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और एक बेंजीन है, और एक ये लगा हुआ है, ये -M समूह है,
और एक कौन सा समूह है, प्लस यम समूह। अब इन तीनों में देखना है कि कौन शिफ्ट करेगा, किसमें शिफ्टिंग होगा। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो ज्यादा होगा वो शिफ्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन का घनत्व तो देखिए इसमें सबसे कम होगा, उसके बाद इसमें होगा, सबसे अधिक यहाँ होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भेज रहा है ग्रुप, इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, तो ये शिफ्ट फास्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिख सकते हैं आप लोग ना, 1 to एराइल शिफ्ट होगा, या 1 to वही है ना, 1 to एराइल शिफ्ट लिख सकते हैं आप, एरिल, ये बस जानते रहो शिफ्ट होगा, या 1 to शिफ्ट लिख लो बस, 1 to शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, सी रहेगा, NO2 यहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद इसको आप बना लेंगे, बेंजीन वैसा ही पड़ा रहेगा, ये ग्रुप उठ के चला जाएगा उधर CH2 के पास, और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। इस प्रकार शिफ्ट होगा, ध्यान दें आप। कितना लिखो फटाफट, अच्छा देखिए ध्यान से। अभी अभी आप क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं और उनकी क्रियाविधियों के बारे में पढ़ेंगे आप। कार्बनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की, कार्बनिक अभिक्रियाएं कितने टाइप की होती हैं और उनकी क्रियाविधि वगैरह ये सब पढ़ेंगे आप। तो जो कार्बनिक अभिक्रियाएं हैं वो कितने टाइप की होती हैं, जो कि पढ़ना है आपको। आप पढ़ेंगे योगात्मक अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विलोपन अभिक्रिया, और एक पढ़ेंगे पुनर्विन्यास, पुनर्विन्यास रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं, पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जो योगात्मक अभिक्रिया है ये 3 टाइप का होता है, जो आप पढ़ना है। कौन कौन सा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। ये 3 टाइप का होता है। कि किसी प्रकार से आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी 3 टाइप का होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और एक होता है विलोपन अभिक्रिया। विलोपन अभिक्रिया को आप 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, E1 अभिक्रिया, E2 पढ़ेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी में इसको बोलते हैं ना एलिमिनेशन रिएक्शन। विलोपन को बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको आप 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे। कौन कौन सा भाई, एक पढ़ेंगे E1, एक पढ़ेंगे E2, और एक पढ़ते हैं E1CB। थोड़ा सा इसकी बातें की जाएंगी, अभी नहीं, बस जानते रहिए विलोपन अभिक्रिया है। और एक होता है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अभी देखें आप, वही लिखा गया है ना कि सबसे पहले क्या पढ़ेंगे आप, योगात्मक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। योगात्मक अभिक्रिया पहला क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन स्नेही, नाभिक स्नेही, फिर मुक्त मूलक। आप ये जानते रहिए कि जो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया होता है वो कौन दिखाता है, उसमें आधार पदार्थ कौन होता है जो कि प्रोडक्ट में बदलता है। आधार पदार्थ क्या होता है, जो ही वही आधार पदार्थ ही प्रोडक्ट में बदलता है। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के केस में जो है आधार पदार्थ कौन होता है, एल्कीन व एल्काइन, यही दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को कौन दिखाता है, एल्कीन एल्काइन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को कौन दिखाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को कौन दिखाता है, एल्डिहाइड व कीटोन। और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया को भी एल्कीन और एल्काइन दिखाते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन है कि यहाँ पराक्साइड वगैरह, अगर एल्कीन एल्काइन है, एल्कीन वगैरह है, वहां पराक्साइड की उपस्थिति है, जानते हैं ना पराक्साइड वगैरह, पराक्साइड है, तो उस केस में एल्कीन ये अभिक्रिया को दिखाएंगे। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, इसमें मुक्त मूलकों का निर्माण होता है। ठीक है, यही होता है कि अगर मुक्त मूलक पराक्साइड्स वगैरह नहीं होंगे तो वो जो एल्कीन एल्काइन होंगे वो इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को दिखाएंगे। अगर पराक्साइड्स वगैरह होंगे तो किसे दिखाएंगे, मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया।
मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया को दिखाएंगे। ठीक इसी प्रकार से आप जो है अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे, इसमें सबसे पहले आपको ये पढ़ाया जाएगा मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हालांकि आप ऐसा जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, लेकिन सबसे पहले आपको यही पढ़ना है, पढ़ाऊंगा मैं मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कौन दिखाता है? एल्केन दिखाता है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को एल्केन दिखाता है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को सामान्य केस में एल्किल हैलाइड दिखाते हैं और एल्कोहल भी दिखाते हैं, एल्कोहल वगैरह भी, बस जानते रहिए एल्किल हैलाइड दिखाते हैं, एल्कोहल भी दिखाते हैं। और क्या है? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को कौन दिखाता है? एरोमेटिक यौगिक, बेंजीन हो जाए, क्लोरोबेंजीन, फिनॉल, ये सब जो यौगिक होते हैं, या टालुइन वगैरह देख लें आप, जो जितने भी एरोमेटिक यौगिक होते हैं, ठीक है, वो सामान्य केस में इस अभिक्रिया को दिखाते हैं। या ऐसा बोल सकते हैं कि एरोमेटिक यौगिक ही इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाते हैं, इनके अलावा कोई अन्य यौगिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को नहीं दिखाएगा। थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन दिखाता है? एरोमेटिक यौगिक, फिनॉल हो जाए, ठीक है, और क्या हो जाए, क्लोरोबेंजीन, टालुइन, बेंजीन स्वयं, बेंजीन खुद एरोमेटिक यौगिक है, तो भी इसी अभिक्रिया को दिखाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आप विलोपन को पढ़ेंगे, ठीक है। विलोपन में क्या होता है, मतलब कौन दिखाता है विलोपन को? एल्किल हैलाइड दिखाता है, और कौन दिखाता है? एल्कोहल। इस अभिक्रिया को एल्किल हैलाइड दिखाते हैं, कौन दिखाते हैं? एल्कोहल। विलोपन में जो आपको पढ़ना है ना, वो आप सबसे पहला पढ़ेंगे अल्फा बीटा विलोपन, ये सब आपको सिखाया जाएगा, अल्फा बीटा विलोपन, ठीक है। यहाँ जो आपको विलोपन पढ़ना है वो 3 टाइप की होता है, बात अलग है, ये 3 कैटेगरियां इसकी हैं। उसमें सबसे पहले जो आप पढ़ेंगे अल्फा बीटा विलोपन। अल्फा बीटा विलोपन थोड़ा अगर समझना चाहे समझ सकते हैं आप। जैसे मान लो कोई अल्कोहल हो जाए, ये अल्कोहल है आपका, इधर देखो ये इसके पास एच मान लीजिए लगे हुए हैं, इसके पास भी एक एच लगे होने चाहिए कम से कम। इसमें क्या होता है, अगर आप इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर दें, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म कर देंगे, ये चलो एच लगा दे रहा हूँ, एथिल अल्कोहल मान लें आप, ये आपका एथिल अल्कोहल है। अगर इसको सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म किया जाए तो ये आपका ये अल्फा कार्बन है ना भाई, OH से, जिस कार्बन से OH लगा हुआ है क्रियात्मक समूह, वो अल्फा कार्बन है, इसका समीपवर्ती कार्बन बीटा है। तो अगर सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो यहाँ से OH निकलता है और बीटा कार्बन से H निकल जाता है, हाँ H2O निकल जाता है और इनके बीच डबल बॉन्ड बन जाता है। जो कार्बनों के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। तो यही है विलोपन। विलोपन का मतलब है किसी जटिल अणु से छोटे अणुओं का निकल जाना। जैसे कोई बड़ा यौगिक हो, कोई जटिल यौगिक हो, उससे छोटे, जैसे एल्कोहल जेल निकल जाए, HX निकल जाए, हाइड्रोजन हैलाइड वगैरह, ये सब छोटे अणु निकल जाते हैं, ये विलोपन होता है। और अब विलोपन में सामान्य केस में आपको यही पढ़ना है, अल्फा बीटा विलोपन, और ये अल्फा बीटा विलोपन है। और अल्फा बीटा विलोपन से आपको मिलता है एल्कीन। क्या मिलता है भाई? डबल बॉन्ड मिलेगा तो वो एल्कीन होगा। अल्फा बीटा विलोपन से क्या मिलता है? एल्कीन। ये पढ़ाया जाएगा। इसके बाद एक होता है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। पुनर्विन्यास को आपने थोड़ा सा जाना है, जब अमोनियम साइनेट से आपने यूरिया बनाया था, अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाया गया था, तो वो रीअरेंजमेंट रिएक्शन ही था। उसमें परमाणुओं का जो है, हाँ, रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बस परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्थाएं क्या होती है? बदल जाती है। परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्थाएं क्या होती है? बदल जाती हैं। अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता, स्पीसीज सेम रहता है, ठीक है। बस क्या नहीं, सेम नहीं रहता ऐसा नहीं बोलेंगे, ये बोलेंगे कि अणुसूत्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये बस परमाणु या परमाणु समूहों की व्यवस्थाएं बदल जाती हैं। जो शिफ्टिंग नहीं कराया था वो भी रीअरेंजमेंट ही है। जो भी आपने शिफ्टिंग पढ़ा हुआ है, कार्बन आयन में शिफ्टिंग जो कराया है, वो भी कौन सी अभिक्रिया है? रीअरेंजमेंट अभिक्रिया ही है, ठीक है। तो वो सब चर्चाएं की जाएंगी, पहले आप इसको इतना लिखें।